नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम जीके के मेन प्रश्नों को आज करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं और यूपी कांस्टेबल में थोड़ा सा एडवांस आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आज हम उन्हीं के आधार पे आज प्रश्नों को करने वाले हैं और एक प्रश्न में हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चनों को आज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, तो इससे रिलेटेड इनका नाम क्या था, इनकी माता का क्या नाम था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई वगैरह, ये 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको खुद से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, तो एक ऑप्शन को काट के यहाँ पे 29 लिख लीजिएगा, एक 29 भी होगा। ठीक है, तो क्या 30 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में? तो इसका सही जवाब होगा 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, उनके बारे में और बताइए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कहाँ पे हुआ था, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का मैं अगर आपसे नाम से पूछूं तो आ सकता है ना कि उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। ठीक है, और कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें 8वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इनकी देखभाल किसने किया, तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और गौतम बुद्ध के बारे में और क्या जान सकते हैं, जैसे सबसे पहला उपदेश, पहले ये हो गया कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। सेकेंड, जो इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया होगा, आपको मालूम होगा कि सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे पहला उपदेश सारनाथ दिया। इस जो पहला उपदेश देने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे इन्होंने अपने दिए थे, ये पूछा जा सकता है ना कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए जाने वाले जगह का नाम मतलब कहाँ पे उन्होंने दिया था, तो श्रावस्ती। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जो इन्होंने अपना उपदेश दिया लोगों को, वो कौन सी भाषा में, संस्कृत, पाली, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी भाषा में? तो आप कहेंगे इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला उपदेश दिया था, मतलब जो उपदेश सारनाथ में दिए थे तो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया, तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण। ठीक है, इतना आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया भी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, अशोक को, चाणक्य को, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को? तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर सी। एशिया का जो ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ हाउस बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखें। अच्छा ये बताइए कि कौन सी संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? आपको पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो कौन सी संगति के बाद जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बंट गया था, तो आप कहेंगे चतुर्थ, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ इसका सही जवाब होगा, हीनयान और महायान में। अच्छा मैं बताऊं कि अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो मतलब कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा सकता है ना कि जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो आप कहेंगे राजगृह में हुआ था। ठीक है, और शासनकाल किसका था उस समय, अजातशत्रु का था। अगर मैं दूसरे की बात करूं, द्वितीय बौद्ध संगति, तो वो कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे वैशाली। ठीक है, और इस किसका शासन था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे कालाशोक का शासनकाल उस समय था। अच्छा मैं आपसे बात कहूँ कि तीसरा
तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र को अब पटना कहा जाता है। पटना आप जानते हैं बिहार की राजधानी है, ठीक है। और इसका मतलब तृतीय बौद्ध संगति जब हुई थी पाटलिपुत्र में, तो उस समय जो शासनकाल था वो किसका था? तो आप कहेंगे अशोक का था, ठीक है। अशोक आप जानते ही हैं। तो बताइए कि जब चौथी बौद्ध संगति हुई वो कहाँ पे हुई थी? तो आप कहेंगे कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, ठीक है। और इस समय जो शासनकाल था जानते हैं किसका था? कनिष्क, शायद कनिष्क, हाँ कनिष्क का ही था, ठीक है। आप ये जान गए कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म था दो भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान एक महायान, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो पाली भाषा में किया गया था, आप जानते ही हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में ही दिया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। एक बिंबिसार एक बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश का स्थापना, या आप ऐसा बोल रहे हैं उनको कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आप कहेंगे श्रीगुप्त, ठीक। चंद्रगुप्त ने शासन किया था जानते हैं कब से? 322 से कितने तक? 322 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इनका शासनकाल था, किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। फिर और इसके बारे में अच्छा बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ये तो आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, उसमें बताया जाता है। बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य को क्या क्या कहा जाता है? चाणक्य के 3 नाम हैं, ठीक है। एक चाणक्य खुद, एक कौटिल्य, एक विष्णुगुप्त, ठीक है। अच्छा बताइए, हाँ इसमें अच्छा इन्होंने किसी को हराया था ना चंद्रगुप्त की मदद से? तो इन्होंने घनानंद को हराया था, क्योंकि इनसे काफ़ी दुश्मनी थी। घनानंद ने चाणक्य को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा। और इनके बारे में क्या जान सकते हैं? अच्छा, इनके गुरु भी थे एक चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके धार्मिक गुरु जो इनकी धर्म की शिक्षा देते थे, जिनका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। आपको इन 3-4 क्वेश्चनों को याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इन्हीं के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। बस आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। अगला देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, चाणक्य या अशोक? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। और क्या इसके बारे में याद कर सकते हैं? जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है, जो 335 या लगभग 336 ईसा पूर्व के करीब में मतलब राजगद्दी पर बैठा। 335 ही शायद है, 335 या 336, इतना करीब नहीं पूछेगा, 335 देगा या 336 ही देगा, ठीक है। भारत का नेपोलियन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये भी पूछा जा सकता है ना, दरबारी कवि। तो आप कहेंगे हरिसेन, ठीक है। अगला देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ठीक है। इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, आप जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हाँ मैं आपसे अच्छा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए कि अशोक ने जब तलवार मतलब युद्ध करना जब छोड़ दिया, उन्होंने तलवार रख दिया, फिर उन्होंने एक धर्म अपनाया था कि उन्होंने कहा कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो बताइए उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका जवाब आपको कमेंट पे बताना है, ठीक है। अगला देखिए, भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? सबसे पहला सफल आक्रमण, ठीक है। तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? आप ये बता भी सकते हैं कब? तो आप कहेंगे 712 में, 712 ईसा पूर्व में, ठीक है, 712 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पे किया था? सिंध पर किया था,
और जीता भी था, ठीक है, क्योंकि सफल आक्रमण का मतलब ही है जीत हुई। और उस समय बता सकते हैं कि सिंध का कोई राजा या सम्राट कौन था, तो आप कहेंगे राजा दाहिर, उन्हीं का शासन था। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन क्लियर हुए आपको। भारत पर सबसे जो पहला सक्सेस आक्रमण यानी सक्सेस अटैक एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, 712 ईस्वी में। कहाँ पे किया था, सिंध पर, अब विजय भी मिली, ठीक। और उस समय सिंध का जो राजा था वो कौन था, वो दाहिर था, राजा दाहिर, ठीक है। आप ये बता सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न इसके बारे में और कहा जाता है कि जो भारत में जो जजिया कर होता है, मतलब वो सबसे पहला मुस्लिम शासक यही था जो जजिया कर को लगाया था, ठीक है। फिर पूरी तरह जो समाप्त किया था जजिया कर को अकबर किया था, ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक यही था, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है, महमूद गजनवी, जो उसके पिता का नाम था सुबुतगीन, ठीक है। बस आपको ज़्यादा नहीं यह करना है, आप पढ़िएगा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इक्ता प्रथा, इक्ता का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। पहले क्या होता था कि मतलब इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इसमें क्या होता है कि ज़मीन के टुकड़े को दिया जाता है, ज़मीन का हिस्सा कुछ दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है, फिर उस पर टैक्स भी वसूला जाता था। जैसे मान लीजिए आपको कोई आलू की खेती करनी है, मान लीजिए आपका भरण पोषण इतने में हो सकता है, मान लीजिए आप 3 से 4 लोग हैं, तो मान लीजिए आपको 3 बिस्सा 4 बिस्सा इस तरीके से दे दिया, जो भी हो आपको दे दिया, उस पर आपसे लगान वसूलेगा, कुछ तो लगान लेगा ही। तो पहले ऐसे ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे, ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था कि जिससे आप खेती कर सकें। तो जो इसकी प्रथा शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। इसका शासनकाल जानते हैं कब से कब तक का था, आप जानते हैं 1206 से गुलाम वंश की स्थापना होती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का रंग कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, जो गौरी का गुलाम था, ठीक है। 1206 से लेकर 1210 तक किसका शासन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर उसमें 7 से 8 महीने, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता आ रहा है, लेकिन एक कोई और शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, आराम सा था क्या, शायद 8-9 महीने तक उसने शासन किया था। फिर 1211 से लेकर 1236 तक, यानी टोटल 25 सालों तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। फिर 1236 से 1240 इसके बेटी रज़िया सुल्तान ने शासन किया था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, क्योंकि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो सभी नालायक आप बोल सकते हो, जो भी बोलो आप, कहा जाता है ऐसा, ठीक है, कि शासन के वो लोग योग्य नहीं थे, ठीक है। तो फिर गद्दी किसने संभाली, रज़िया सुल्तान ने। पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने मतलब जिसने पद धारण मतलब एक तरह से किया था। पहली ऐसी मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान ही थी, जो एक लड़की मतलब एक औरत एक शासिका बनी थी उस समय के ज़माने में, 1236 में। इसका शासन था 1236 से लेकर 1240 तक। ये बताइए कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर कब किया था, 1175, 78, 96 या 90। तो बताइए, मुल्तान पर सबसे पहला आक्रमण, मुल्तान ही है ना, मुल्तन लिखा गया वहाँ पे गलत है, माफ़ करिएगा। तो 1175 में तो वहाँ पे किया था साथ, हाँ मुल्तान पे तो किया था, और 1178 में वहाँ पे किया था पाटन, जो कि गुजरात पर है, ठीक है, जहाँ मतलब हार भी गया था वो, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था, 1178 में और पाटन पर किया था, जिससे उसकी हार हुई थी, ठीक है। और 1191 में जानते हैं पानी तराइन का कि नहीं, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का ही ना था शायद, तराइन का पानीपत, जिसमें कंफ्यूज, पानीपत का 1526 में सेकेंड हुआ था, 1556 में, फिर 1761 में पानीपत का हुआ था ना। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था यार, तराइन का उसी को है ना जो 1191 हुआ था, तराइन का फिर सेकंड, हाँ सेकंड वाला हुआ था 1192 में, किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से। 1191 में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी, फिर जब उन्होंने उससे बंदी बनाकर किसको, गौरी को छोड़ दिया था, फिर सेकंड में 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है, हाँ वो था। अच्छा, पानीपत का वो था 1526 ईस्वी में, बाबर से हुआ था और किससे हुआ था,
फिर 1556 में हुआ था, फिर 1761 में हुआ था। ठीक है, 3 युद्ध हुआ था किसका, पानीपत का। अब और जो तराइन का मतलब हुआ था वो 2 ही युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको इतना याद रखना, बस ज़्यादा नहीं, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, माफ़ करिएगा। ये बताइए कि बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, बताइए। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो बाबर के बाद आप जानते हैं हुमायूं होगा इसका सही जवाब। हुमायूं के बाद जानते हैं कौन बैठा था, फिर अकबर बैठा था। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरीके से। और बताइए कि मुग़ल वंश का सबसे अंतिम सम्राट या शासक बोल ले जो भी, वो कौन था। तो आप कहेंगे वो था बहादुर शाह जफ़र। बाबर कब से कब तक का था जानते हैं, 1526 से लेकर 1530। पानीपत का, अच्छा हाँ याद आ गया, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग, ठीक है, टैंक का। और फिर बाबर के बाद आता है हुमायूं 1530 से 1540। ठीक है, और 1555 से 56 तक, मतलब 1 साल तक भी फिर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आया था 1556 कितना 56 से शायद 1556 में तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था शायद, सॉरी पानीपत का उसमें दूसरा युद्ध हुआ था ना, एक 1526 में, एक 1556 में। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 तक। फिर उसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है आपका जहांगीर 1605 से 1627। फिर शाहजहां का 1627 से लेकर 1658। फिर औरंगजेब आता है कौन सा, 1658 से लेकर 1707 तक, इस तरीके से। ये बताइए कि मुग़ल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र या आलम द्वितीय। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, अभी मैंने आपको बताया, या आप ऐसा बोल सकते हैं भारत के। दिल्ली की बात करें, दिल्ली सल्तनत आप जानते हैं 1206 से 1526 तक था 320 वर्षों का शासनकाल, जिसमें टोटल 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोधी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। इसका शासन था 1236 से 1240 तक। आर्यों के प्रिय देवता है, तो फिर से आ गया, आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। अब प्रिय पशु कौन था, घोड़ा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।